नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे बचत उत्सव 2025 और जीएसटी रिफॉर्म की। आखिर ये जीएसटी रिफॉर्म क्यों लाया गया 2025 में और मोदी जी के द्वारा अपील किया गया बचत उत्सव क्या है और इससे इंडियन इकोनॉमिक्स पर, इंडियन सोसाइटी पर, वर्तमान इन्फ्लेशन पर और इकोनॉमिक रिसेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट टू द पॉइंट हम इस चीज को जानेंगे बिना समय को बर्बाद किए। तो देखो, कई बार बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी आती हैं जो केवल मौसमी या त्योहारी छूट बन जाती हैं। तो क्या ये भी एक केवल त्योहारी छूट है, लोक लुभावनवाद है, या फिर एक रिफॉर्म है डिमांड को रिक्रिएट करने का? क्योंकि मार्केट में डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई प्रॉपर तरीके से पूरी होगी तो ऐसी कंडीशन में देश की जीडीपी जो है वो बूम करती है। इससे क्या राजकोषीय संघवाद और समावेशी विकास का प्रयोग किया गया है? आइए सारी चीजों को समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये, आपको पता है जीएसटी की यात्रा के बारे में कि 2017 से शुरू हुआ। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसे समझ लीजिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये जीएसटी एक्ट आया और 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। ये 3 टाइप का होता था, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें अलग अलग दरें थी। अभी फिलहाल जो है अलग अलग दरें समय समय पर रही हैं, जिनमें 18% और 28% का स्लैब बढ़ा था, 5% का स्लैब भी आ गया बीच में। वर्तमान में 28% का ये घटा दिया गया है। अब 18% और 40% वाला स्लैब आप देखोगे। लेकिन 28 से घटाकर 18 क्यों किया गया और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वन नेशन वन टैक्सेशन का शुभारंभ किया गया था 2017 में। 2017 से लेकर 2024 तक बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए गए थे बाय द गवर्नमेंट कि देखो, इंडिया में बहुत सारे टैक्स स्लैब थे, उसके साथ साथ अनुपालन बोझ था कि लोग इसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। जो छोटे ग्राहक, जो छोटे एंटरप्रेन्योरशिप थे, फॉर एग्जांपल छोटे दुकानदार थे, इनके द्वारा इसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आई। आईटीसी की धोखाधड़ी और बहुत सारी मुकदमेबाजी भी यहाँ पर देखी गई है। फिर 2025 में बड़ा रिफॉर्म किया गया है कि इसको रीऑर्गेनाइज किया गया है इस टैक्सेशन स्लैब को, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि लोगों के पास पैसा बच सके और आने वाले इस दीपावली के त्योहार के आसपास वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, इंडिया की इकॉनमी उतने अच्छे तरीके से रेगुलेट होगी। थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में आप जानते हो कि चीज़ें 2 बेस पर चलती। एक सिंपल सा फंडा है इकोनॉमिक्स समझने का, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। सप्लाई अर्थात प्रोडक्शन और डिमांड मतलब कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। कंजम्पशन ज्यादा कब होगा? जब चीजें सस्ती होंगी और लोगों के पास पैसा होगा। इफ पीपल्स हैव मनी दे कैन डिमांड मोर थिंग्स, मोर गुड्स फ्रॉम द मार्केट, सो यू कैन इजीली सप्लाई एंड गेट मोर प्रॉफिट। अगर आप अच्छे से सप्लाई कर पाओगे, पैसा बचा लोगे ना, तो मार्केट में जो लिक्विड मनी रहता है वो सरप्लस होता है। लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ जाती है मनी की, तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक रिसेशन दूर होता है और इकोनॉमी धीरे धीरे हमारी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टैक्स की दरों में कटौती कर दी, 28% से घटाकर 18% कर दिया। ऐसे समझ लो कि भाई पहले आप अगर 10 लाख की गाड़ी ले रहे थे, समझना, और ये 10 लाख की गाड़ी पर आपको 28% टैक्स पे करना पड़ रहा था। 28% टैक्स पे करना पड़ रहा था, मतलब 2,80,000 रुपए आपका कहां चला जा रहा था? केवल टैक्स में। अब सरकार ने इसको घटा दिया और 18% जीएसटी कर दिया, तो अब केवल आपको 1,80,000 रुपए ही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो आपको सीधा सीधा 1 लाख की बचत हो गई, और ये 1 लाख रुपए आप मार्केट में कहीं और खर्च करोगे तो वहां डिमांड बढ़ेगी, और वहां पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी और इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, नेसेसरी गुड्स होते हैं, इसके टैक्सेशन को कम कर दिया गया है। जैसे कपड़े होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सस्ती कार्स होती हैं, जो नॉन लग्जरी आइटम्स हैं,
और मध्यम और निम्न वर्ग के द्वारा जिनको ज्यादा खरीदा जाता है। इससे जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है, इन सबको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। क्या ये त्योहारी सीजन है? तो बिल्कुल, अभी इंडिया में दिवाली है और दीपावली के टाइम पर भारतीय जनमानस कितनी खरीदारी करता है, ये बात सभी जानते हैं। जितना ज्यादा आप मार्केट में खरीदारी करेंगे उतना ज्यादा मार्केट में मनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी इकोनॉमी उतनी अच्छी चलेगी। तो उच्च उपभोग सीजन में अगर मांग बढ़ जाए तो इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो ज्यादा आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो जिनको रोजगार मिला उनके पास भी पैसा आने लगेगा, उनके पास भी पैसा आएगा तो वो बाजार से और चीजें खरीदने लगेंगे तो और डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक पूरी चेन बन जाती है सर डिमांड एंड सप्लाई की, तो इकोनॉमी को बूम मिलता है। आईटीसी सरलीकरण कैसे होगा? तो देखो, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनको आसान आईटीसी दावा प्रणाली मिलेगी, ठीक है। अनुपालन बोझ कम होगा और औपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण हो जाएगा, फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। डिजिटल पुश, तो ई इनवॉइसिंग जो है, डिजिटल पेमेंट जो आप करते हो उस पर भी छूट आपको मिलेगी। अब कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं हम भारत को, तो उससे डिजिटल आप पेमेंट करोगे तो उस पर भी कम टैक्सेशन देना होगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे, और टैक्स जो चोरी होती है जिसे ब्लैक मनी के फॉर्म में जाना जाता है, ब्लैक मनी वो धन जिसका आपने टैक्स नहीं दिया है, तो इन सब चीजों का भी यहां पर निराकरण हो सकता है। आगे हम बात करते हैं। तो देखो, जो आर्थिक विश्लेषण है वो है केशियन गुणक प्रभाव के अनुसार। केशियन गुणक क्या कहता है कि मांग पक्ष को इससे लाभ होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि टैक्स अगर कटौती होगी, कर में अगर कटौती होगी तो डिस्पोजेबल आय जो है व्यक्ति की बढ़ेगी, उसे कम पैसा टैक्स के पे करना पड़ेगा, तो जो पैसा वो खर्च करता है वो पैसा बढ़ेगा। खर्च करने योग्य अगर पैसा बढ़ गया तो वो क्या करेगा? उपभोग उसका बढ़ाएगा। उपभोग बढ़ाएगा तो मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इससे मार्केट में रोजगार भी बढ़ेगा। ये केनेशियन गुणक प्रभाव कहता है। एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन 20,000 से अगर 18,500 में हो गई तो अर्थव्यवस्था को एक किक स्टार्ट देना होता है कि आप चीजों को सस्ता करके लोगों को लुभावना बन दे रहे हो कि लो और खरीदो। जितना लोग खरीदेंगे उतना अच्छा इकोनॉमी के लिए। आपूर्ति पक्ष को क्या लाभ होगा? सर आईटीसी सरलीकृत हो गया है, उत्पादन लागत इससे कम जाएगी, जो टैक्स है उनका भी कम लगेगा, वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी कम टैक्स लगेगा, तो उत्पादन लागत कम हो जाएगी, तो इससे कीमतें कम हो जाएंगी और बेहतर कंपटीशन हो पाएगा। तो इससे एक तो जो मांग करने वाले लोग हैं, जो डिमांडर हैं, उनको भी प्रॉफिट होगा और जो सप्लायर हैं, जो पूर्ति करते हैं, उनको भी प्रॉफिट होगा। तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भैया राजकोषीय संघवाद का क्या कौन है? अब आप जानते हो कि जीएसटी में सेंटर को कर मिलता है, स्टेट को कर मिलता है, लेकिन टैक्स दरें कम करने से स्टेट के पास जो पैसा आता है वो कम जाएगा। अगर स्टेट के पास पैसा कम जाएगा तो बाद में जब आप 41% के आसपास जो पैसा होता है जिसे आप स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओवरऑल टोटल कलेक्शन का, तो उससे स्टेट के पैसे कम जाएंगे। अगर स्टेट को कम मुनाफा होगा तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट कहा जा सकता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में टेंशन क्रिएट हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत बड़ा जो है एक टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो जीएसटी जो स्ट्रक्चर है इससे सेंट्रल और स्टेट कर साझा करते हैं। दर कटौती का प्रभाव क्या होगा कि राज्यों का जो राजस्व रेवेन्यू ऑफ द स्टेट डिक्रीज होगा और सेंटर स्टेट में तनाव बढ़ सकता है, जिससे कि फिजिकल रिलेशंस में टेंशन क्रिएट हो सकता है, राजकोषीय संबंधों में तनाव की स्थिति आ सकती है। फिलहाल पिछला उदाहरण देखें तो राज्यों ने जीएसटी मुआवजा की मांग की थी। 2017 से 2022 के बीच में जीएसटी लागू करने से स्टेट्स की इनकम कम हुई तो राज्यों ने डिमांड की कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लेकर आई जिससे हमारी इनकम कम हो गई, तो जितनी कम इनकम हुई है उसका भुगतान केंद्र सरकार हम लोगों को करे, ठीक है। तो ये जो है राजकोषीय संघवाद फिजिकल फेडरलिज्म की एक महत्वपूर्ण एक एग्जाम है, एक परीक्षा है कि इस कंडीशन में ये कैसे चीजों को पास करवाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी इस चैप्टर का यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है तो समझ लीजिए सर। यूपीएससी के लिए इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि जीएस 3 इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसमें टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन बनेगा, मांग पुनरुद्धार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है,
समावेशी विकास, इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट के मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। निबंध वाले पोर्शन में सामाजिक न्याय और मांग पुनरुद्धार के उपकरण के रूप में कर सुधार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी शासन में राजकोषीय संघवाद और जीएसटी परिषद की जो डिबेट्स हैं, जीएसटी काउंसिल की डिबेट्स, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां आप इसको पुट कर सकते हो। एथिक्स में निष्पक्ष कराधान, वाइज जो टैक्सेशन है, उपभोक्ता कल्याण और ट्रांसपेरेंसी, ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आंखें खुली रखिएगा। ठीक है। हाँ, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है और ये जो बचत उत्सव इसके साथ में चालू किया गया है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है सर? तो देखो, पहला तो ये है कि जो स्टेट हैं इनके टैक्सेशन में कमी आएगी, मतलब राज्यों के लिए राजस्व हानि होगी, जिससे फिस्कल टेंशन क्रिएट हो सकता है, राज्य केंद्र का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेट कैन अपोज सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल। अल्पकालिक लोक लुभावन बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि त्योहार के कारण आपने लोगों को बरगला दिया, कुछ समय के लिए टैक्स दरें कम कर दी और समय के साथ आप फिर इन्हें बढ़ा दोगे। तो ये ऐसा ना हो कि मौसमी राहत बनाम स्थायी सुधार का सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्या ये परमानेंट रिफॉर्म है? यहाँ पर आपने टेम्पररी ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल सीजन आपने ये रिफॉर्म किया है, तो इट कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। कार्यान्वयन में समस्या, क्या आईटीसी में धोखाधड़ी हो सकती है? जो लोग इसको फॉलो करेंगे क्या वो इस पर नेगेटिवली इसमें लूप होल ढूंढ सकते हैं? ये भी हो सकता है। बाद में मुद्रास्फीति जोखिम हो सकता है सर। मांग अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आएगी। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम रहे तो जो गुड्स है, जो गुड्स की कीमत होती है वो बढ़ जाती है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इससे हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए। डिजिटल विभाजन, आप बोल रहे हो कैशलेस इकोनॉमी, लेकिन आज भी इंडिया में डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ सर? सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया देश का एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो डिजिटल चीज़ों को जानता है और एक पक्ष ऐसा है जो इस मामले में उतना लिटरेट नहीं है। ठीक है, लिटरेसी की समस्या है, जिसको डिजिटल नॉलेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जिस पक्ष को डिजिटल नॉलेज है, जिसको नहीं है, इनके बीच में जो गैप है उसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्या वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो वैश्विक तुलना अगर हम करें तो ऐसे कर नीतियों का अगर प्रयोग वर्ल्ड में कहीं हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये थोड़ा समझ लेते हैं। 2008 में यूके में संकट आया था, यूनाइटेड किंगडम ने, तो उन्होंने वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स में कटौती करती थी। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती कर दी थी, तो इससे मांग पुनरुद्धार में सफलता मिली थी, उनको डिमांड रिवाइव हुई थी। और जापान में 1997 में और 2014 में जो है बहुत टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ा दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सर मांग में कमी हुई, उपभोग में गिरावट आई, कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो गया था, पब्लिक ने गुड्स को डिमांड करना कम कर दिया था। चीजें महंगी होती हैं, लोग खरीदना कम कर देते हैं। इंडिया में 2025 में विपरीत कदम उठाया गया, तो इससे जीएसटी कटौती की गई और इससे मांग पुश होगी या नहीं होगी ये देखा जाएगा। तो प्रीलिम पॉइंटर्स और मेंस प्रश्न यहां पर देख लीजिए। प्रीलिम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, प्रीलिम्स के लिए कथन एक आएगा कि बचत उत्सव जीएसटी युक्तिकरण के माध्यम से मांग बढ़ाने का लक्ष्य है। सत्य है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा आएगा कथन 2 कि जीएसटी केवल संघ द्वारा एकत्रित होता है, तो ये तो गलत है, सब जानते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों इसको कलेक्ट करते हैं। इसमें स्टेटमेंट 3 है, दर कटौती राज्यों की राजस्व हानि करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सत्य है, 100%। 4th है, आईटीसी सुधार एमएसएमई के बोझ कम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो 1, 3, 4 ये सही है। मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, संभावित मेंस का क्वेश्चन, कि बचत उत्सव केवल एक त्योहारी कर राहत योजना नहीं है, बल्कि भारत के राजकोषीय संघवाद और समावेशी विकास के लिए एक परीक्षण मामला है। डिस्कस ऑन द टॉपिक। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है सर। ठीक है, तो फाइनली निष्कर्ष क्या है इसका जो हमने पढ़ा? तो जीएसटी स्लैब युक्तिकरण, जिससे दीर्घकालिक 3 स्लैब बनाए जाएं। 0% का एक स्लैब हो, कुछ चीजें ऐसी हो जिन पर कोई टैक्स ना हो, कुछ चीजें ऐसी हो जिन पर 8% टैक्स हो और कुछ चीजें ऐसी हो जिन पर 16% टैक्स हो। हमें टैक्स कम पे करना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि भारत में 97% लोग ना किसी प्रकार से टैक्स पे नहीं करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो होता है। केवल 3% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो सरकार की इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो उन लोगों पर ज़्यादा बर्डन बन जाती है। चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। जीएसटी परिषद को मजबूत कीजिए। ठीक है, जीएसटी काउंसिल शुड बी इम्प्रूव्ड और स्टेट्स के लिए आप ज़्यादा मुआवजा देने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी मन बना रहे और स्टेट्स को भी ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है,
आफ्टर देन डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए ताकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और जो विलेज रूरल लेवल पर व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और इनका सपोर्ट मिल सके। लक्षित राहत, तो भाई गरीब केंद्रित व्यवस्था बनाइए, केवल त्योहार केंद्रित नहीं। तो मुख्य प्रश्न यह है क्या यह मौसमी लोक लुभावनवाद बना रहेगा या स्थायी सुधार में विकसित होगा। तो बचत उत्सव से कर सुधार मिलता है या उपभोक्ता का कल्याण होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीजें कवर करा दी, एक बार रिव्यू ले लीजिए शॉर्ट में। सबसे पहले तो ये समझा दिया बचत उत्सव क्या है और जीएसटी सुधार क्या है। तो जीएसटी सुधार के द्वारा 10% टैक्स कम किया गया मेनली, तो इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो गुड्स हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, वो सस्ती हो जाएंगी, तो लोगों के पास पैसा बचने लगेगा, तो ये बचत हो गई। अब इस बचत का क्या करेंगे, आप मार्केट से जाओ, चीजें खरीदो, उत्सव मनाओ, तो हो गया बचत उत्सव, है ना। तो इससे ही सारे के सारे पॉइंट जुड़े। हमने देखा जीएसटी क्या है, उसके बाद हमने देख लिया है सर कि इस बचत उत्सव में मेन क्या क्या फीचर्स हैं। तो इससे आईटीसी रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी की दरें कम की गई हैं, त्योहारी सीजन को पुश करने के लिए प्रयोग हुआ है और इससे डिजिटल पुश भी लोगों को दिया जाएगा। साथ ही हमने देखा कि इससे मांग पक्ष को, जो डिमांड करने वाला पार्ट है, साइड है, उसको क्या लाभ होगा, जो सप्लाई करने वाला साइड है उसको क्या प्रॉफिट होगा। और साथ ही हमने इसमें सेकंड चीज देखी कि जो फिजिकल फेडरलिज्म है, राजकोषीय संघवाद है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेंटर स्टेट के रिलेशन पर। और साथ ही यूपीएससी के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सेकंड चीज मैंने आपको इसका क्रिटिसिज्म बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वर्ल्ड के एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं सर। साथ ही हमने इसका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड पॉलिसी को देखा, इट मींस कि आगे हम क्या करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इट इज अ कंप्लीट आंसर, यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिया। ऐसे ही पॉइंट के बेस पर आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।